पिछले 1.5 दिनों से हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक एक करके मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। उसके तहत मानव को समझने पर हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया है और मैं एक बात पर फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि मुख्य मुद्दा इन बातों को सिर्फ सुनने का नहीं, मुख्य मुद्दा है कि एक बार ये बातें हमको ठीक लगती हैं तो अपने जीने में देखना शुरू करें कि हम कितना इस आधार पर जी रहे हैं, कितना अन्यथा जी रहे हैं। ये जो बार बार मैं और शरीर इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करके कल से आज में इस कंपैरिजन और तुलना पर इतनी बात कर रहे हैं, वो बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने एक एक जीने में देख सकें कि वास्तव में अपने अंदर कितनी गहराई तक ये तुलना घुस गई और उसको पहचान करके ठीक करने का काम करेंगे तब तो जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। अगर इन सूचनाओं को भी सुन करके अपने को देखने का काम नहीं करके दूसरे में ही ये देखने का काम करेंगे कि लोग किस किस तरह से उलझे हुए हैं, तो ये शिविर कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। शिविर की सार्थकता तो, सेशन की, सत्र की सार्थकता तो इस बात में है कि हम इनको सुन करके अपनी वास्तविक जिंदगी को पलट करके देख सकें कि कितना उसमें हम सुविधा या सामान से सम्मान पाने का प्रयास करें, कितना हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को केंद्र में रख के पहचान रहे हैं और कितना जाने अनजाने हमने उसको दूसरों से तुलनात्मक ढंग से लेके चलेगा। ये अंतर को जितना ठीक से पहचानेंगे उतना अपनी जिंदगी में बदलाव का काम शुरू हो सकता है और जिंदगी की जो तृप्ति बढ़ती है। चेयर चाहिए क्या? चेयर चाहिए तो पीछे से ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, ये चेयर ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी खाली है, इधर से निकाल लेना इसको, ले ये दोनों चेयर मेरे लिए किसी काम का नहीं, इधर से ले लो, इससे ले लो, बाहर से ले लो। तो अगर हम अपनी जिंदगी के निरीक्षण का, ऑब्जर्वेशन का काम नहीं करेंगे और उसमें जहाँ जहाँ भी चूक दिखाई देती है उसको ठीक करने वाले भाग पर काम नहीं करेंगे तो सुनने भर से कुछ नहीं होने वाला। सुनने भर से थोड़ी देर तक अच्छा लगेगा, घर से यहाँ से जाने के बाद 10-5 दिन तक थोड़ा मन ठीक लगेगा, वापस लौट के अपने को उसी जगह पर पाएंगे अगर इस आधार पर अपने में बदलाव के काम को शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जांच परख करने का काम अपने लिए करने की जरूरत है, दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। दूसरे इस आधार पर कितने फंसे हुए हैं इसको देखने से कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगा। निष्कर्ष अगर निकलता है तो इस बात को देखने से निकलता है कि हमारी अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ इस आधार पर बदलाव की जरूरत है। और एक बात बताओ जी, अपने जीवन में देख लो, अपने जीवन में सेट भी कर लो, मान लो ठीक ठाक जी लो, पर दूसरे उस दौड़ में दौड़े जा रहे और वो दूसरों को और प्रेरणा देते जा रहे और दूसरों को अपने साथ उस दौड़ में दौड़ाओ जा रहे, है ना। उनके बारे में आप देखो मत, उनको रोको भी मत, उनको गलत भी मत क्या हो, तो उनकी संख्या तो इतनी बढ़ जाएगी और आप अकेले खड़े रहोगे फिर जी, बस अकेले खड़े रहोगे लास्ट में। और ठीक है, आपको कोई संत कह देगा भाई संत आदमी है तो कोई बात नहीं, और जो दौड़ जुड़ रही है उसको कैसे रखोगे भैया। इस सेशन की आगे की चर्चा करने के पहले ना हम इसी बात को ले लेते हैं कि अभी सामान्य रूप से जब हम जीने की बात करते हैं तो दूसरे को रोकना पहले जरूरी है या खुद ठीक जीना पहले जरूरी है। तो पहली बात ये समझने की जरूरत है कि अगर हम समाज में कोई बदलाव चाहते हैं तो पहला जगह है उसका खुद का ठीक जीना। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद आप दूसरों पर काम नहीं करें या दूसरों को ध्यान नहीं दिलाएं,
पर ध्यान दिलाते समय कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उसको ध्यान नहीं रख करके ध्यान दिलाने जाएंगे तो बहुत बार ध्यान दिलाने के नाम पर हम समस्या पैदा कर लेते हैं समाधान में जाने के बदले। तो ये पूरी प्रक्रिया को देखेंगे ना। मैं सोचता हूँ कि संबंध के मुद्दे पर ही थोड़ी बात कर देता हूँ इस पर आने के पहले। हालांकि हम विस्तार करेंगे संबंध में। ये जो एक एक शब्द है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, इनका मतलब क्या है, कैसे इसको हम ठीक से जी सकते हैं, इस पर हम कल बात करेंगे डिटेल में। पर आज मैं थोड़ी भूमिका रख देता हूँ। संबंध में जीने की जगह पर 3 मुद्दा महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा महत्वपूर्ण है अपनी ओर से ठीक जीने का, कि हमारा अपना जीना ठीक हो, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से भरा हुआ हो। ऐसे ही संबंध में जीते समय कुछ भूमिका आपकी होती है, कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है, कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर हम और आप साथ जी रहे हैं तो संबंध में कुछ काम आपको करने होते हैं, कुछ काम हमको करने होते हैं। क्या ठीक है हम पहले अपने भाग जो है उसको करने के बाद आपसे बात करना शुरू करें, या अपने भाग पर काम नहीं करें, सिर्फ आपसे पूछते रहें? अपने बात का कौन करता है? कुछ काम मेरे हैं, कुछ काम आपके। हम और आप मिलके और दूसरे सब यहाँ पर गाड़ी ये किसे आगे बढ़ाओ, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि आगे दौड़ पीछे चोर। समस्या ये है कि हमें अपने दिमाग से ये बात निकालनी ही होगी कि हम कंपटीशन बनाओ, ये प्रेरणा से कंपटीशन नहीं। देखिए मजे की बात, मैं तो ठीक जीना चाहता हूँ, दूसरा हमको एक्सप्लॉइट किए हुए। हर आदमी ये मान के बैठा हुआ है। एक आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो कहता है कि मैं तो ठीक नहीं जीना चाहता। उसके रीजन पर ही मैं चर्चा को शुरू करना चाह रहा हूँ, आता हूँ उस पर 3 मुद्दा महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है अपनी तरफ से ठीक जीने का। अपनी तरफ से ठीक जीने का मतलब है भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव हमारे में होते हैं। और संबंध में जीते हुए जो भूमिका हमारी है और जो भूमिका अगले की है, तो अपने वाले हिस्से को हम प्रसन्नता के साथ, स्वेच्छा के साथ करने को तैयार होते हैं। तब तो हम कहेंगे कि हम ठीक जी रहे हैं। जो भूमिका हमारी बनती है उसी के लिए किसी को 10 बार धक्का देना पड़े, उसको हम मन मार के कर रहे हो। अपने अपने मोबाइल एक बार चेक कर लें, साइलेंट मोड में उसको कर लें या ऑफ। पहला मुद्दा है अपने भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव के होने का। और संबंध में जीते हुए जो हमारी भूमिका होती है, जो हमारा दायित्व होता है, जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसको हम स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ निर्वाह कर सकें, फुलफिल कर सकें। ये पहली जरूरत दिखाई देती है। अगर यही नहीं कर रहे हैं हम, तो समस्या के केंद्र में हम खुद हैं, ये पहचानने की जरूरत है। दूसरे का नंबर तो बाद में है। समस्या के केंद्र में हम खुद हैं, ये पहचानने की जरूरत है। अगर हमारे भाव में ही सम्मान की जगह अपमान है, स्नेह के बदले विरोध है, अगर अपनी ही जिम्मेदारियों का हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से निर्वाह करने को तैयार नहीं है, अगले को 10 बार धक्का मारना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है, तब जाके हम एक काम करते हैं, तो पहली जगह तो अपने ऊपर ही काम करें। एक बार ये काम हो जाए ना, तो दूसरा हिस्सा होता है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाना। अप्रभावित रहने का मतलब है कि आप अगर हमारे साथ विरोध से प्रस्तुत होना शुरू हुए और मैंने भी विरोध शुरू कर दिया, आपने अपमान से शुरू किया, मैंने भी अपमान शुरू कर दिया, तो आपका अपमान अभी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। आपने विरोध से शुरू किया, हमने भी उसमें विरोध बढ़ा दिया, तो आपका विरोध बढ़ेगा कि कम होगा? तो दूसरी जगह है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहना। ये अप्रभावित रहना, वेट अ मिनट, ये अप्रभावित रहना जरूरी है दूसरे को आगे सहयोग कर पाने के। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे गलती करें तो उसको करते रहने। तीसरी जगह है
दूसरे भी ठीक जी सकें, उसके लिए उनका सहयोग कर सकें। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आपके गुस्से को देख करके हमको भी गुस्सा आ गया, आपके अपमान को देख के अगर हमारे अंदर भी अपमान आ गया, आपके विरोध को देख करके अगर हमारे अंदर भी विरोध आ गया, तो अब हम आपको सहयोग करने का काम नहीं कर सकते कुछ। अब तो ये होगा कि उस विरोध और अपमान को हम बाहर निकालेंगे सहयोग करने के नाम पर। तो सहयोग ना करें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगले में बदलाव के लिए काम ना करें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगले में बदलाव का काम हम कब कर सकते हैं? जब हम शांत, सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति में हैं, तब हम अगले के बदलाव का काम बेहतर कर सकते हैं। या जब हम खुद ही आवेशित हो जाएं, खुद ही गुस्से में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं, विरोध में आ जाएं, अपमान में आ जाएं, तब हम कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ था, आपको पहले से कोरोना था, आपके साथ रह के अगर हमको भी कोरोना हो जाए तो अब हम आपका सहयोग और सेवा नहीं कर सकते हैं। अब तो हमको पहले किसी के सहयोग और सेवा की जरूरत है। अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो एक बीमार का सहयोग और सेवा कैसे कर सकते? कैसे कर सकते? अगर हम भी मानसिक रूप से क्रोध में, विरोध में, अपमान में, ईर्ष्या में, घृणा में उलझ गए, तो हम आपको अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या से बाहर निकलने के लिए कैसे सहयोग करें? जिस गड्ढे में हम खुद गिर गए हैं, उस गड्ढे से आपको निकालने की बात कैसे कर सकते? तो दूसरा जगह है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाना। कि अगर किसी बीमार की आप सेवा करना चाहते हैं तो पहली जरूरत है उस बीमारी से खुद बचे रहने, उस बीमारी से खुद अप्रभावित रहने, तभी तो हम कुछ सेवा और सहयोग कर सकते हैं। अगर वही बीमारी हमें भी आ जाए आपके साथ रह के, ठीक है आप में पहले थी, हमने बाद में आ गई आपके साथ रह करके, लेकिन अगर हम भी बीमार हो गए तो अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। अब तो हमको पहले सेवा और सहयोग की जरूरत है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो हम अप्रभावित कैसे रह सकते हैं? आता हूँ, अभी एक एक उपाय पर आता हूँ। कुछ आज बात कर दूंगा, कुछ कल और परसों में विस्तार से बात करूंगा। पर ये समझना तो जरूरी है ना कि अगर आपके क्रोध के कारण हम भी क्रोधित हो गए तो अब सहयोग नहीं हो सकता है, अब तो झगड़ा हो। इतना तो पक्का है ना कि अब सहयोग नहीं हो सकता है आपका कुछ, अब झगड़ा हो सकता है, विरोध हो सकता है, वो झगड़ा समय के साथ बढ़ सकता है, चक्र तो वही चलेगा, रुक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे और ठीक होने का काम नहीं हो सकता। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है अपनी तरफ से ठीक जीने का भाग, दूसरा स्टेप है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाने का भाग, तीसरा स्टेप है कि उसको भी ठीक जीने की तरफ ध्यान दिलाया जा सके, सहयोग किया जा सके, ये हिस्सा। और ये तीसरा हिस्सा तभी हो सकता है जब पहला और दूसरा हो रहा हो। मैं खुद ठीक नहीं जी रहा हूँ, मैं भी आपकी गलतियों से प्रभावित होकर के अपमान में, विरोध में, क्रोध में, गुस्से में आ जा रहा हूँ, तो मैं अब सहयोग कुछ नहीं कर सकता हूँ आपका, बल्कि सहयोग करने के नाम पर अपना गुस्सा उतारूंगा, सहयोग करने के नाम पर अपना अपमान उतारूंगा, सहयोग करने के नाम पर मैं विरोध करने वाला। ये 3 स्टेप है संबंध में। अगर ठीक जीने की बात करने जाएंगे तो पहला स्टेप है अपनी तरफ से ठीक जीने का भाग, दूसरा स्टेप है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाने का भाग, और तीसरा स्टेप है दूसरे को सहयोग कर पाने का। ये स्टेप समझ में आए? कैसे हो सकता है उस पर हम थोड़ी आज बात करेंगे और थोड़ा हम कल और परसों में करेंगे, इस पर विस्तार से बात करना ही है। पर स्टेप समझ में आया कि कौन से 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप है अपनी तरफ से ठीक जीने का भाग, दूसरा स्टेप है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहने का भाग, और तीसरा स्टेप है दूसरे भी ठीक जी सके, उनमें भी सुधार हो सके, उसके लिए सहयोग करने का। और क्रम से इसी स्टेप से हमको चलने की जरूरत है।
अगर हम ही ठीक जीने का काम नहीं कर रहे हैं तो समस्या हम ही से शुरू हो रही है, दूसरे को सहयोग क्या है। अगर दूसरे की गलतियों से हम अब प्रभावित नहीं रह पा रहे हैं तो समस्या हमने तो नहीं शुरू की थी, लेकिन आप कीचड़ में पड़े थे और आपने भी हाथ पकड़ के हमको खींच लिया, तो अब तो हम भी कीचड़ में ही गिरे हुए हैं, अब हम सहयोग नहीं कर सकते। आप पहले कीचड़ में गिरे थे, आपने हाथ पकड़ के हमको खींच लिया, लेकिन हम गिर गए कीचड़ में, तो अब हम सहयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल, दोनों कीचड़ में खड़े, दोनों कीचड़ में खड़े। तो क्या क्या चूक होती है सामान्य रूप से संबंध में, उस पर मैं थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ अभी इस सेशन में। आगे फिर हम मानव की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संबंध की चर्चा को हम कल और परसों में विस्तार से करने का काम करेंगे। आज मैं उसकी थोड़ी भूमिका पर रख दे रहा हूँ इस सेशन में। संबंध में पहली चूक आज के दिन ये होती है कि हम सुविधा की जगह पर एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन भाव की जगह पर हम कहीं न कहीं एक दूसरे को घायल करते हैं। तो आप देखेंगे अगर हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो हम बच्चे की स्कूल फीस का इंतजाम कर देते हैं, जरूरत पड़े तो घर पे एक ट्यूशन भी लगा देते हैं, आने जाने के लिए एसी बस का इंतजाम कर देते हैं, उसके स्कूल ड्रेस का इंतजाम कर दिए, पॉकेट खर्च के लिए पैसे भी दे दिए। ये सारा ध्यान रखना अगले का सुविधा की जगह पर ध्यान रखने का काम। लेकिन हमारी भाषा, हमारी टोन, हमारी शैली, हमारा लहजा, वो देखिएगा कि बच्चे से बात करने का जो हमारा टोन है, हमारा शैली है, हमारा लहजा है, हमारा तरीका है, उससे अगले तक सम्मान जा रहा है कि अपमान जा रहा है, स्नेह जा रहा है कि विरोध जा रहा है, ये पहचानने की जरूरत है। अगर हमारे टोन से, हमारे लहजे से सम्मान के बदले अपमान जाएगा, स्नेह के बदले विरोध जाएगा, तो बच्चा हमारी बात बाद में सुनता है, हमारे तरीके से घायल पहले हो जाता है। और अगर हमारे तरीके से ही वो घायल हो जाएगा तो बात सुनने का नंबर ही नहीं आता है, नंबर ही नहीं आता। एक बच्चा क्लास में कुछ सवाल पूछता है और आप उसको डांट के बैठा दीजिए कि चुप रहो नालायक, ये सुन करके वो आपके डर से बाहर से बैठ जाएगा, अंदर से भी बैठ जाएगा या अंदर से आपके विरोध में खड़ा रहेगा। ये दिखना जरूरी है, ये दिखना जरूरी है कि अगर हमारी भाषा, हमारी टोन, हमारी शैली, हमारा लहजा दूसरे को अपमान करने वाला है तो दूसरा कभी भी हमसे जुड़ाव ही महसूस नहीं करता। और चूंकि दूसरा हमसे जुड़ाव ही नहीं महसूस कर रहा है, इसलिए उसमें बदलाव की कोई प्रक्रिया तो शुरू भी नहीं हो सकती। और आप कहीं भी देखेंगे संबंध में जीते हुए हम जैसे ही दूसरे को अपमानजनक ढंग से, विरोधजनक ढंग से, नकारात्मक ढंग से, गुस्से में कुछ कहने जाते हैं, हमारे तरीके में ही अगला उलझ के रह जाता है, बात सुनने पर ध्यान भी नहीं जाता है, तरीके से ही वो इतना आहत हो जाता है कि सामने भले बैठा है, कान के अंदर कुछ जाता नहीं। बैठा हो सकते हैं आप सामने, लेकिन अगर ध्यान अभी भी आप बैठे हुए अगर हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको उतनी देर कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अगर एक बार आप हमारे कहने के तरीके से आहत हो गए, हमारे अपमानजनक, विरोधजनक कहने के तरीके से आप आहत हो गए, आप घायल हो गए, तो सामने बैठे हुए भी कुछ सुनाई नहीं पड़ने वाला है, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। जितना सुनाई पड़ेगा उससे आपके अंदर गुस्सा और विरोध बढ़ने वाला है, ना कि कम होने वाला है, ना कि कम होने वाला है। और जाने अनजाने आज के दिन हमारा जो सारा तरीका हो गया है वही शिकायत वाला, ब्लेम वाला, कंप्लेंट वाला, जजमेंट वाला तरीका हो। और उस तरीके से आप कितना भी कहिए दूसरे को, पूरी जिंदगी लगा के कुछ कहिए, सुनाई कुछ नहीं पड़ने वाला है अगले को। ये पकड़ना जरूरी है कि हमारी बात सही हो, ये भी जरूरी है, हमारा तरीका सही हो, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है।
ये बात पकड़ में आती कि अगर हमारा तरीका ठीक नहीं है, भले ही हम अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे तक कुछ पहुंचने वाला नहीं, उसकी संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगला हमारे बात के तरीके से ही घायल और आहत होकर बैठा। और आप ज्यादातर समय देखेंगे ना, वो चाहे पति पत्नी संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे मित्र मित्र का संबंध हो, चाहे बच्चे के साथ बात करने का डिजाइन हो, हमारा तरीका ही दूसरे के लिए अपमान और विरोधजनक हो। अपमान के साथ, विरोध के साथ हम जितनी बार भी बात करें, उससे अगले तक कुछ भी नहीं पहुंचता। तो पहली चीज तो ये जरूरी है कि हमारी बात ठीक हो, उसके साथ साथ हमारा तरीका भी ठीक हो। इसके साथ दूसरी जगह देखेंगे ना कि तरीके की जगह पर एक बार विश्वास, सम्मान, स्नेह पर हमारा ध्यान जाता भी है, तो भी दूसरा दुर्भाग्य होता है कि दूसरों के साथ जीते हुए ज्यादातर समय अगर मैं आपके साथ जी रहा हूँ, तो हमारा ध्यान इस बात पर तो बहुत सजगता से होता है कि आप हमारे साथ जो जी रहे हैं उसमें विश्वास है कि अविश्वास है, सम्मान है कि अपमान है, स्नेह है कि विरोध है। ये दूसरे पर तो हम बहुत बारीकी से अपना ध्यान बना करके रखते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जीते हुए सम्मान कर रहा हूँ कि अपमान कर रहा हूँ, स्नेह कर रहा हूँ कि विरोध कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि शंका कर रहा हूँ, इस पर हमारा अपना ध्यान नहीं जाता। आप देखिएगा संबंध में किसी के साथ जीते हुए कितना समय हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि मेरे बोलने में विश्वास है कि नहीं, मेरे जीने में सम्मान और स्नेह है कि नहीं, और कितना समय हमारा ध्यान सामने वाले पर बना रहता है कि वो हमारे साथ सम्मानपूर्वक जी रहा है कि नहीं, स्नेहपूर्वक जी रहा है कि नहीं। आप देखेंगे सामने वाले पर हमारा ध्यान इतना बारीक बना हुआ है कि आपके बोलने से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपकी टोन से, आपकी शैली से हमको तुरंत पता चल जाता है कि ये सम्मान है कि अपमान है। वही गलती सामने वाला आपके साथ वर्षों से करता रहे, उसका ध्यान नहीं जाता। एक बार आप पलट के उसी भाषा में जवाब दे दीजिए, देखिए शिकायत करता है कि नहीं। साल भर से, 6 महीने से वो वही गलती आपके साथ कर रहा, उसी अपमान, उसी विरोध, उसी लहजे में आपके साथ जी रहा हो, उसका ध्यान नहीं जाता। एक बार आप पलट के उसको जवाब दे दीजिए, बस उसी टोन में, उसी शैली में, उसी लहजे में, देखिए शिकायत करता है। तो दूसरा मुद्दा यह है अपने लिए रुक करके देखने का कि जब हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो कितना समय हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव से जी रहा हूँ कि नहीं, और कितना समय हमारा ध्यान सिर्फ सामने वाले पर रहता है कि तुम मेरे साथ सम्मान और स्नेह से जी रहे हो कि नहीं। कहाँ ध्यान ज्यादा रहता है, अपने पर कि दूसरे पर? दूसरे पर। और दूसरे पर ही अगर ध्यान रहेगा तो अपना कमी का पता भी चलेगा। अगर मैं पूरे समय सामने ही देखने का काम कर रहा हूँ तो मुझे सामने की ही चीज दिखाई देगी या पीछे की भी दिखाई देने लगेगी? सामने का ही दिखेगा। तो सामने बैठे हुए ये 75 लोग दिखाई देंगे, सामने की घड़ी दिखाई देगी, सामने का पंखा और दीवार दिखाई देगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि पीछे कुछ नहीं, पीछे मुड़ेंगे तो दिखाई देगा कि प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, बोर्ड है, मार्कर है, कई चीजें पीछे भी। अगर हम देख ही रहे हैं पूरे समय सामने वाले को, तो जो कुछ भी दिखाई देगा वो सामने वाले का ही तो दिखाई देगा। आप छोटे से छोटे बच्चों को भी देखिए, 2 बच्चे जब आपस में झगड़ा करते हैं, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी, वो बताएगा सामने वाला। 2 बड़े लोगों में भी कभी झगड़ा हो रहा होगा, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी, सामने। ये हो इसलिए रहा है कि हमारा ध्यान ही ज्यादातर समय या पूरे समय सामने वाले पर टिका होता है, ना कि अपने आप पर। चूंकि ध्यान ही हमारा सामने वाले पर टिका हुआ है,
इसलिए अच्छा बुरा जो भी दिखेगा वो तो सामने वाले का ही दिखेगा, अपना दिखने का तो नंबर ही नहीं आ सकता। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमको कमियां सामने वाले की दिखेगी तो ठीक करने का प्रोग्राम भी हम किसका बनाएंगे, सामने वाले का कि अपना? सिंपल सी बात है। अगर हमको मोबाइल खराब दिखेगा तो ठीक करने का प्रोग्राम किसका बनाएंगे, मोबाइल का कि टीवी का? तो अगर हमको समस्या आप में दिख रही है तो मैं आपको ठीक करने का प्रोग्राम बनाता हूं। आपको समस्या हम में दिख रही है तो आप हमको ठीक करने का प्रोग्राम बनाते। तो आपके पास हमको ठीक करने का प्रोग्राम है, मेरे पास आपको ठीक करने का प्रोग्राम है, अपने को ठीक करने का प्रोग्राम हम दोनों के पास में। तो पूरी जिंदगी हम लगा दें आपको ठीक करने में, पूरी जिंदगी लगा दें आप हमको ठीक करने में, दो में से कोई ठीक नहीं होने वाला अगर हम दोनों अपने को ठीक करने पे काम नहीं करेंगे। ये बात पकड़ में आती कि अगर ध्यान की वस्तु ही हम सामने वाले को बना रखें तो अच्छा बुरा जो भी दिखेगा वो तो सामने वाले का ही दिखेगा। जब तक ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर मुड़ा हुआ नहीं है तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसा जिए। और अगर अपनी तरफ ध्यान जाने का काम ही नहीं हो रहा है तो ठीक करने का भी काम हो सकता है। तो स्थिति आज के दिन देखेंगे ना ज्यादातर समय तो ये हो गया है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को समझ करके अपनी तरफ से जीने पर ध्यान हमारा भी नहीं है, ध्यान आपका भी नहीं। हमसे इन भावों को मांगने पर ध्यान आपका भी है, आपसे इन भावों को मांगने पर ध्यान मेरा भी है। तो देने के लिए प्रयास हम दोनों नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, मांगने का प्रयास हम दोनों 100% कर रहे हैं। पूरी जिंदगी भी मेहनत करेंगे, कुछ मिलने वाला है क्या एक दूसरे? आपका भी कटोरा खाली हो, हमारा भी कटोरा खाली हो, दोनों एक दूसरे के सामने बैठ करके मांगने की कोशिश करेंगे, सुबह से शाम तक में भी कुछ मिलेगा? मिलने की संभावना तो तब हो सकती है जब किसी के कटोरे में कुछ हो। तो जब तक हम इन भावों को समझ करके दूसरे को देने वाली जगह पर काम नहीं करेंगे, आप इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करके हमको देने वाले भाग पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम दो में से किसी को मिल सकता है? ये दो स्थितियां संभव है। एक स्थिति ये है कि मैं भी इन भावों को समझने का, अपने में इंश्योर करने का काम न करूं, आप भी इसका काम अपने में ना करें, दोनों एक दूसरे से मांगे। जी, कटोरा खाली लेके कटोरा खाली लेके मांगते रहें, एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि इन भावों को समझ के अपने में सुनिश्चित करके आपको देने का काम करें, आप भी इन भावों को समझ करके अपने में सुनिश्चित करके हमको देने का काम करें। बिना मांगे दोनों को भाव मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले डिजाइन से चलेंगे तो पूरी जिंदगी मांग करके भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे डिजाइन से चलेंगे तो बिना मांगे हम दोनों को ठीक भाव मिल जाएगा। नहीं, तो पहली चूक संबंध में ये होती है कि सुविधा की जगह पर हम एक दूसरे का ध्यान रख के ये मानते हैं कि बहुत ध्यान रख रहे हैं। एक माँ बाप को देखिएगा ना, तो बच्चे की परवरिश में 10 साल, 12 साल, 15 साल में खूब सुविधाएं उसके ऊपर लगा देते, लेकिन भाव में सम्मान की जगह अपमान हो, स्नेह की जगह विरोध हो और बच्चा उससे आहत होता रहेगा, तो वही बच्चा 15 साल, 17 साल का होने के बाद माँ बाप को कहता है तुमने हमारे लिए किया ही नहीं। तो हमको लगता है कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी बच्चे के ऊपर, क्योंकि सुविधा के रूप में उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी अपनी सुविधा कम करके भी उसको देने का काम किया। लेकिन अगर भाव के स्तर पर हम घायल करने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारा दिया हुआ सब सुविधा बेकार होने वाला है, ये पक्का है।
घर में पति पत्नी के रूप में जीते हुए एक दूसरे का सुविधा से आप बहुत ध्यान रखने का काम करिए। आप खूब बढ़िया खाना बना के खिलाइए, ठीक है, खूब बढ़िया कपड़े का गिफ्ट दे दीजिए, खूब बढ़िया ज्वेलरी ला के दे दीजिए, लेकिन बढ़िया खाना खिलाने के साथ साथ 2 बात भी सुना दीजिए। देखिए कि अगला आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है कि शिकायत महसूस करता है। खूब बढ़िया साड़ी या कपड़े का गिफ्ट लाके देने के बाद भी आप सुबह से शाम तक में 3 बातें अपमानजनक कह दीजिए। देखिए अगला आपके साथ आराम महसूस करता है कि शिकायत महसूस करता है। सुविधा से किया हुआ सारा हिस्सा बेकार होने वाला है अगर संबंध में भाव को इंश्योर करने का काम नहीं करना। ये बात देखी, सुविधा से हम सारा ध्यान आपका रख लें, लेकिन बात करने में अपमान करें। खूब ध्यान रखें आपका, लेकिन ये कहें कि तुमने तो सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दिया है, तुम तो कुछ करते नहीं। अच्छा सर, एक चीज हो, अगर इंसान की कोई गलती है तो उसकी गलती भी ना बताएं, क्योंकि जब तक हमें गलती नहीं पता होगी, मालूम किसी की भी हो, चाहे भाई बहन हो या जो भी, अगर हमें लगता है कि वाकई में उसकी गलती है तो भी उसे गलती ना बताएं, क्योंकि जब तक गलती हम बताएंगे नहीं तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा, जब तक, ये मैं एक बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चा उसको सही नहीं करेगा। हमारा सिंपल कहना है, दूसरे की गलती बताने के पहले आप दूसरे से गलती सुनने को तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो हम लिस्ट लेके बैठे हुए हैं ना दूसरे का, हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरा भी एक वैसा ही लिस्ट लेके बैठा है हमारा। ऐसे तो चीजें ठीक ही नहीं होगी, वो हमारी गलती गिनाता रहेगा, हम उसको गिनाते नहीं। एग्जैक्टली, तो ठीक करना अगर चाहते भी है ना, अगर चाहते भी हैं कि दूसरे को ध्यान दिलाएं, तो पहले खुद सुनने का सामर्थ्य लाना जरूरी है। अगर हम वो सुनने का काम आपसे नहीं कर सकते हैं, हम कैसे उम्मीद रखें कि हम जो सुनाएंगे वो आप सुन लेंगे? ये उम्मीद कैसे रखें हम? और दुर्भाग्य ये हो गया है कि जो दूसरा बात मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ध्यान ही पूरे समय आप पे बना हुआ है, आपका ध्यान ही पूरे समय हमारे पे बना हुआ है, तो आपको हमारी कमियां दिखती हैं, हमको आपकी कमियां दिखती हैं। आपके पास हमारे सुधार का प्रोग्राम है, मेरे पास आपके सुधार का प्रोग्राम। जैसे उस बात में मान लो एक कोई पापा है, एक कोई बेटा है उनका, मान लो 5-6 साल का, तो अब वो बेटा क्या बताएगा? पूछ के देखिएगा ना अपने बच्चे से एक बार, जो 6 साल का बच्चा है ना, उससे पूछ के देखिएगा कि तुमको हमारे जीने से कहाँ कहाँ कठिनाई होती है। देखिएगा एक लिस्ट देता है कि नहीं, आपको ट्राई करिए। इसको एकदम सिंपल ट्राई करिएगा जी। बच्चों के पास हमसे लंबी लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट, और जिनको भी एक्सपीरियंस है वो तुरंत बता देंगे। करके तो देखिए, ये डिजाइन ही हम बनाते जा रहे हैं शुरू से ऐसा कि ध्यान ही पूरे समय बाहर है। और उसमें भी अगली चूक ये हो गई है हम सब की कि दूसरा जो कुछ भी अच्छा करता है हमारे लिए, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, हम उसको एप्रिशिएट नहीं करते। जो कुछ भी अगला ठीक नहीं करता है हमारे लिए ना, हम वो सबको नोट करके रखते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, 30 में 29 दिन आप बढ़िया खाना बना के हमको दीजिए, हम उसको नहीं पहचानते, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाए, हम शिकायत कर लेते हैं। एक दिन चाय में चीनी तेज हो जाए, हम शिकायत करते हैं। और शिकायत भी ऐसे नहीं करते हैं कि चाय में चीनी तेज है, शिकायत ऐसे करते हैं कि तुमको दिन में 3 काम करना होता है, वो भी करने का हालत में रहता है तुम्हारा, कहाँ ध्यान रखता है जी? वो भी ठीक तो नहीं कर पाते, वो भी जिस तरीके से हम कहते हैं ना, वो सुन के अगला आहत होता है, और वो आहत होगा ना तो वो हिसाब लगाएगा, आपको जवाब देंगे। हम एक बार आपके तरीके से दुखी हो गए ना, तो 10 तरह से हम भी हिसाब लगाते हैं, आपको जवाब देंगे। तो दूसरा जो ठीक कर रहा होता है हमारे लिए, हम तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड लेने का मतलब, कौन माँ बाप है जो इतना नहीं करता है? कौन पति है जो इतना नहीं करता? कौन पत्नी है जो इतना नहीं करती? तुम इतना कर दिए तो क्या कर दिए? पड़ोस वाले को देखो, इससे ज्यादा कर रहा है। इतना तुम नहीं भी करते तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाता?
ये किए तुम बहुत थोड़ा हो, हिसाब बहुत चुका लिए हो, ये तुमको पता नहीं चलता है। ये जो सारे टोन से जब हम अगले को अप्रोच करने जाते हैं तो हमको ये दिखना जरूरी है कि अगले के किए हुए भले भाग को अगर हम पहचानने का काम नहीं करेंगे, उसकी सिर्फ शिकायत करेंगे जो ठीक नहीं हुआ है उसका, तो अगला हमसे जुड़ाव महसूस करेगा कि दूरी महसूस करेगा। मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप जो चीज़ हमारे लिए ठीक करते हैं उसको भी मैं पहचानूं, या जो आप किसी कारण से ठीक नहीं कर पाए सिर्फ उतने की लिस्ट बना के घूमूं, क्या ठीक? आपके साथ अगर मैं जी रहा हूँ तो जो कुछ आप हमारे साथ ठीक नहीं कर पाए सिर्फ उसी की लिस्ट बना के शिकायत करते घूमूं, ये आपके साथ न्याय है? या जो कुछ भी आपने हमारे साथ ठीक किया है उसको भी पहचानूं, उसको भी रिकॉग्नाइज करूं? जो अच्छा किया उसको भी पहचानो। इतनी सिंपल सी बात है। रुक करके ये देखने की जरूरत है कि दिन भर में अगला जो हमारे साथ जीता है उसमें कितने अच्छे को हम पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके, वैल्यू देने का, एप्रिशिएट करने का, सराहना करने का काम करते हैं। हम कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं करते। दिन भर के जीने में अगला जो आपके साथ ठीक जी रहा होता है, ठीक कर रहा होता है, उसमें कितने को पहचान करके, स्वीकार करके, उसको एप्रिशिएट करने का, उसकी प्रशंसा का, उसकी सराहना का काम हम कितना करते हैं। पर इससे क्या उसमें अहंकार का भाव नहीं आएगा? आप में आता है जब दूसरा एप्रिशिएट करता है? कुछ % तो नहीं आता, लेकिन एक आध बार हो भी जाता है कि अब तो ठीक है तेरी मैं क्यों नहीं हो रही है। तो ये पहचानना जरूरी है कि इस विधि से अगर अहंकार आने की संभावना आपको लगती है ना, तो दूसरी विधि से भी अगर आप अगले की सिर्फ शिकायत बताते रहेंगे ना, तो उसके डिप्रेशन में जाने की और आपके विरोध में आने की संभावना है कि नहीं, उसको भी देख लिया। बिल्कुल देखनी चाहिए। तो इसीलिए तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि ध्यान का एक हिस्सा पहले अपनी ओर मुड़ने की जरूरत है, दूसरे की तरफ मुड़ने के बदले। ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर मुड़ने की जरूरत है, तभी अपने कुछ ठीक होने का काम हो सकता है। अगर ध्यान हम पूरे समय बाहर ही बना रखे हैं और उसमें भी कमियों को ही प्रधानता से देखने का काम कर रहे हैं, तो आपकी कमियों की एक लिस्ट हमारे पास होगी, हमारी कमियों की एक लिस्ट आपके पास होगी। इससे ज्यादा कुछ होगा? फिर हम आपको सुधारना चाहेंगे, आप हमको सुधारना चाहेंगे। खुद के सुधरने पर अगर हम दोनों काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे को सुधारने की बात कर रहे हैं, कभी भी बदलाव होगा? तीसरी चूक जो इसमें होती है वो ये होती है कि एक बार ध्यान अगर हमारा अपनी तरफ मुड़ता भी है ना, तो अपने लिए इस काम को हम उल्टा करते हैं। जो कुछ भी मैंने आपके लिए अच्छा किया है, ठीक किया है, सही किया है, उसको हम याद करके रखते हैं। एक गिलास पानी भी कभी दिए होंगे, कभी लिफ्ट भी दे दिए होंगे, कभी छोड़ भी कहीं दिए होंगे, छोटा से छोटा भी कुछ किए होंगे ना, तो हम उसको याद रखते हैं, उसकी लिस्ट बना के रखते हैं। बाहर न बनाए, मन में बनी रहती है, ठीक? वो लिस्ट बना के रखते हैं। और जो कुछ भी हम आपके लिए ठीक नहीं कर पाते हैं, वो सब के लिए हमारे पास एक कारण होता है, एक जस्टिफिकेशन होता है, एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। तो अपने लिए देखेंगे ना, आदमी क्या करता है। तो जो कुछ भी हम आपके लिए ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, जहाँ कहीं भी हम आपका सहयोग करते हैं, उसको तो हम याद रखते हैं, उसको तो हम नोट करके रखते हैं। और जो कुछ भी हम ठीक नहीं कर पाए, उसके लिए एक तर्क है, एक कारण है, एक जस्टिफिकेशन है, एक लॉजिक है, एक रीजन है कि तुमने हमको बाध्य कर दिया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। ये परिस्थितियां थी, ये मजबूरियां थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। तो अपनी जगह से देखेंगे ना, तो हमारे पास अपनी सारी गलतियों का एक जस्टिफिकेशन है। और जो अच्छा किया है मैंने आपके साथ, उस लिस्ट को हम याद करके रखें, नोट करके रखें। अगर इस विधि से हम और आप जिएंगे थोड़े दिन, तो 2 लिस्ट हमारे पास हो।
एक लिस्ट होगी जो मैंने आपके साथ अच्छा किया और कमियों का तो जस्टिफिकेशन हो गया, तो बात खत्म हो गई। दूसरी लिस्ट होगी जो आपने मेरे साथ खराब किया है और जो ठीक किया उसको तो हमने ग्रांटेड ले लिया, तो बात खत्म हो गई। तो दो लिस्ट हमारे पास होती, एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ खराब किया। और दो लिस्ट आपके पास होगी, एक जो आपने मेरे साथ अच्छा किया, दूसरा जो मैंने आपके साथ खराब किया। ये समझ में आया? मैंने जो आपके साथ ठीक करा वो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने गलत करा आपके साथ वो बात को याद नहीं रखता। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि आप उसको याद नहीं रखते, उसको तो मैं याद रखता हूँ। याद रखोगे तो खुद रहोगे। उसको तो मैं याद रखता हूँ। इसी तरह से मैं अपनी गलतियों को याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका एक जस्टिफिकेशन है। आप वो सारे की गांठ बांध के याद रखें। वो बात याद रखनी चाहिए, वो बात हमने गलत किया है। वही चाहिए क्या, उस पर अभी आता हूँ। कर क्या रहे हैं उसको तो पहले पहचान लें कि करने की जगह पर अभी स्थिति ये दिखाई देती है कि दो लिस्ट हमारे पास होती है, एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, खराब किया। और आपके पास भी दो लिस्ट होती है, एक जो मैंने आपके साथ खराब किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ अच्छा किया। इन चार लिस्ट के साथ कोई भी दो आदमी बैठेगा तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? और आप देखिएगा किसी भी झगड़े में ना, अगर हमारा आपका झगड़ा हो जाए ना, तो हम या आप इन दो में से कोई एक लिस्ट को पढ़ रहे होते हैं, या तो हम गिना रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया जिंदगी में और तुम एहसान फरामोश हमारे साथ इतना खराब कर रहे हो, या तो हम ऐसा गिनाते हैं कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए और तुम तो कुछ नहीं किए, या हम बताते हैं अच्छा तुम हमारी कमी बताओगे, कभी अपना चेहरा पलट के देखे हो कि तुमने जिंदगी में क्या क्या किया। ये दो में से कोई एक काम हम करते हैं, या तो हम आपकी कमियों की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, जब हम अटैक करते हैं दूसरे पर तो ऑफेंसिव होते हैं, दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो उसकी कमियों की लिस्ट बनाना कि अच्छा तुम हमको बता रहे हो कि मैंने ये ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, कभी पलट के देखे हो कि पिछले 5 साल में तुमने क्या क्या ठीक नहीं किया है हमारे साथ। और जब गिनाना शुरू करेंगे ना तो आप देखिएगा आज से शुरू करके पहले दिन जब हम और आप मिले होंगे ना, उस दिन में जो हमको ठीक नहीं लगा होगा उस पूरी लिस्ट को हम गिना देते हैं, उस पूरी लिस्ट को हम गिना देते हैं। दो मित्रों का जब झगड़ा होता है तो जिस पहले दिन से वो मिले होंगे वहां तक की सारी शिकायत अभी मिलने वाली। पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू होगा, जिस पहले दिन एक दूसरे से मिले होंगे वहां तक की सारी शिकायत होने वाली। और शिकायत सिर्फ उतने पे नहीं रुकती, फिर खानदान पे चले जाती कि तुम्हारा तो खानदान ही ठीक नहीं। वो चर्चा शुरू किसी और जगह पे होती है, खत्म किसी और जगह पे जाके होती जी जी, क्रोध में ही तो ऐसा होता है। और ये क्रोध पैदा इसलिए हो रहा है कि हम दूसरे की कमियों को तो याद रखने का काम कर रहे हैं, उसके ठीक वाले भाग को पहचानने का काम ही नहीं कर रहे, अपने लिए उल्टा कर रहे हैं। अपने ठीक किए हुए वाले भाग को तो खूब याद रख रहे हैं, कमियों को याद रखने का काम ही नहीं कर रहे। उसके लिए एक जस्टिफिकेशन, एक लॉजिक, एक तर्क है, एक रीजनिंग है, एक कारण है। मैं एक बार एक सेशन ले रहा था तो किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि आदमी अपनी गलतियों के लिए ना सबसे अच्छा वकील है, ढूंढ ढूंढ करके सब तरह के तर्क ले आता है कि क्यों हमको ऐसा करना पड़ा। दूसरे के लिए जज है, दूसरे के लिए सबसे कठोर जज है कि छोटा से छोटा भी गलती किया है तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए, एक भी गलती चूक ना जाए उसका पनिशमेंट तो उसको मिलना चाहिए। ये दोहरे मापदंडों के साथ अगर हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं तो समस्या नहीं होगी तो क्या होगी, समस्या नहीं होगी तो क्या होगी। तो ये जो इतना शिकायत से भरा हुआ आदमी एक दूसरे के साथ आज के दिन दिख रहा है, उसका कारण यह है कि ध्यान ज्यादातर समय सामने वाले के ऊपर है, ना कि अपने ऊपर।
अपने ऊपर ध्यान जाता भी है तो अपनी अच्छाइयों को, ठीक वाले भाग को ध्यान रखें। दूसरे पर ध्यान जाता है तो उसकी कमी वाले भाग को, जो उसने ठीक नहीं किया है, उस वाले भाग को ध्यान रखें। इस विधि से अगर हम एक दूसरे के साथ जिएंगे तो समस्या नहीं होगी तो क्या होगी? क्या होगी? तो अगर मैं पूरे समय आपको ही देख रहा हूं और आपकी कमियों को ही देखने का काम कर रहा हूं तो मेरे पास आपकी कमी की एक लिस्ट बनती जाएगी। आप भी यही काम अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो आपके पास मेरी कमी की एक लिस्ट बनती चली जाएगी। इसी तरह से मैं अगर अपनी गलतियों को जस्टिफाई करके चल रहा हूं और अच्छाइयों को याद रख के चल रहा हूं तो मेरे पास अपनी अच्छाइयों की एक लिस्ट बन जाएगी। आप भी अगर यही काम कर रहे हैं मेरे साथ तो आपके पास भी थोड़े समय के बाद आपने क्या अच्छा किया है उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। इन 4 लिस्टों के साथ कोई भी 2 आदमी एक दूसरे के साथ जिएगा, झगड़ा होना तो स्वाभाविक है। तो ये भी होता है, इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती है ना, कभी भी कोई भी है उसको अपनी गलती कभी नहीं दिखती, ये भी तो होता है ना। वही अपनी गलती 2 में से एक कारण से नहीं दिखती है। अब वो गलती सामने वाला बताएगा। वही अपनी गलती 2 में से एक कारण से नहीं दिखती। या तो ध्यान ही हम पूरे समय बाहर बना रखे हैं तो हमको अपनी गलती दिखेगी कैसे? जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस बात के प्रति सजग नहीं हूँ कि मेरी भाषा, मेरी टोन, मेरी शैली, मेरे लहजे में आपके लिए सम्मान है कि अपमान है, स्नेह है कि विरोध है, अगर मैं इस बात के प्रति सजग नहीं हूं तो हमसे गलती होती रहेगी, हमको पता नहीं चलेगा। आपके प्रति तो मैं आदतन सजग हूं ही, इसलिए आपके बोलने में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हमको तुरंत नोट हो जाने वाला है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो दूसरे को गलतियों को नोट करने के तो हम अभ्यस्त हो गए हैं। अगर सजगता हम अपनी तरफ नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान के एक हिस्से को अगर हम अपनी तरफ मोड़ने का काम नहीं करेंगे, हमारे जीने में विश्वास है कि अविश्वास है, सम्मान है कि अपमान है, स्नेह है कि विरोध है, इस पर ध्यान बनाए रखने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे पता चले? और आप देखेंगे अगर अपने ऊपर ध्यान देने का काम करना शुरू करेंगे ना तो दूसरे अभी जितना पहचान पाते हैं उससे ज्यादा आप अपने बारे में पहचान पाएंगे। अगर हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं तो बाहर तो चीजें बाद में आती हैं, अंदर पहले आ जाती है। अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा हमारे अंदर पहले आता है, हमारी भाषा में, हमारे टोन में, हमारे चेहरे में, वो बाद में आता है। अगर हम अपने प्रति सजग हैं ना तो हमको वो अंदर सबसे पहले अपने में दिखना शुरू हो जाता है कि ये मेरी गाड़ी पटरी से उलट रही है, ये मेरी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर रही है, रेलवे ट्रैक से गाड़ी नीचे उतर रही है, तो रोड से उतर के किनारे जा रही है, ये हमको अपने अंदर दिखना शुरू हो जाता है। ध्यान ही अगर हम आपके ऊपर बना रखे हैं तो अपना दिखेगा कैसे? एक पहली चूक यही होती है। ठीक ऐसा ही है जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे सामने की चीज दिखाई दे रही, पीछे की चीज कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। पीछे दिख सकता है अगर मैं ध्यान की वस्तु पीछे को बनाऊं, अगर मैं ध्यान की वस्तु ही आपको बना रखा हूं तो जो भी दिखेगा वो आप ही के बारे में तो दिखेगा। ध्यान की वस्तु अपने को बना के देखिए तो पता चलेगा कि दिखता है कि नहीं दिखता। पंखे पर ध्यान देता हूँ तो पंखे की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। इधर प्रोजेक्टर पर ध्यान दूंगा तो प्रोजेक्टर दिखाई देगा, इधर कैमरे पर ध्यान दूंगा तो कैमरा दिखाई देगा। हम सोचे कि ध्यान तो दें प्रोजेक्टर पर और दिखाई दे जाए कैमरा, ये कभी संभव है? ध्यान तो देंगे बाहर, दिखाई दे जाए ये स्क्रीन, ये कभी संभव है? ध्यान की वस्तु को जब हम खुद को बनाते हैं तो अपना भी दिखना शुरू होता है। इनफैक्ट मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि दूसरे पर ही अगर हम ध्यान दे रहे हैं और उसी के सुधार का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसकी अधिकतम उपलब्धि ये हो सकती है कि दूसरा सुधर जाए, कि नहीं?
मैं अगर आपके जीने का प्लान और प्रोग्राम बना रहा हूँ तो एक तो आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास मेरे लिए एक लिस्ट है। लेकिन अगर आप सुन भी लेंगे तो इसकी अधिकतम उपलब्धि ये हो सकती है कि आप ठीक हो जाए। हमारे में कोई बदलाव होगा? हम तो 10 साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं आज भी खड़े रहेंगे। हम तो 20 साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं आज भी खड़े रहेंगे। अपना कोई बदलाव इस विधि से हो भी सकता है? तो ध्यान की वस्तु अगर अपने को हम बनाते हैं ना, तो अपना दिखना कुछ शुरू होता है, पहली बात। दूसरा, अपने पर ध्यान जाने के बाद ये जस्टिफिकेशन की टेंडेंसी को छोड़ेंगे ना, तब गलतियां दिखाई देनी शुरू होगी। जैसे आप कहिए श्याम तुमने थप्पड़ क्यों मारा, हम कहेंगे तुमने गाली दी थी इसलिए। ये जस्टिफिकेशन है कि हमने आपका कारण बता दिया। आपसे पूछेंगे कि तुमने गाली क्यों दी, आप कहेंगे कल शाम में तुमने हमारा ये खराब किया था इसलिए। ये जो जस्टिफिकेशन देने की हमारी टेंडेंसी होती है ना, एक तर्क, एक कारण, एक रीजन, एक लॉजिक, एक आर्गुमेंट दे देने की जो हमारी टेंडेंसी है ना, ये हमको हमारी गलतियों को छुपाने में मदद करे। तो अगर अपना नहीं दिखाई देता है ना, ये दो में से एक कारण से, या तो ध्यान की वस्तु हम बाहर को बना रखें इसलिए अपना कुछ नहीं दिखता है, या अपने तरफ ध्यान जाता है और कोई कमी दिखनी शुरू होती है तो हम तुरंत ही एक कारण ले आते हैं, एक जस्टिफिकेशन ले आते हैं, एक तर्क ले आते हैं कि ये मजबूरी थी, ये परिस्थिति थी, ये बाध्यता थी, ये स्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। ये तर्क जैसे ही ले आए ना, अपनी गलतियों को दिखने वाले भाग को हमने बंद कर दिया। ये दो चीज सुधार करके देखिए ना, दिखाई देता है कि नहीं देता है, पता चलने लगेगा अभी के अभी। ये दो भाग में सुधार है। ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर मुड़े रहने की जरूरत है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी भाषा में, मेरी टोन में, मेरे शैली में, मेरे लहजे में सम्मान है कि अपमान है, ये ध्यान बना रहे। स्नेह है कि विरोध है, विश्वास है कि शंका है, ये ध्यान अपने ऊपर मुड़ा रहे और बना रहे, तब तो कुछ पता चलेगा। अगर ध्यान ही हमारा अपने ऊपर नहीं होकर के आप ही के ऊपर है, तो जो भी पता चलेगा वो आप ही का भी पता चलेगा, मेरा कैसे पता चलेगा? ये बात पकड़ में आती बात, इस पर और ध्यान दिला देता हूँ, फिर थोड़ा आगे कुछ और बात कर देता हूँ, पर इस पर हम और डिटेल करेंगे कल और परसों में। हम लोग एक सिंपल उदाहरण देते रहते हैं। अपने हाथ से अगर कांच का ग्लास गिर जाए और टूट जाए तो क्या कहते हैं? टूट गया, गिर गया, और कहेंगे तो गलती से टूट गया। दूसरे के हाथ से जब कांच का ग्लास गिरे और टूट जाए तो क्या कहते हैं? गिरा दिया, तोड़ दिया, लापरवाह है, दिखाई नहीं दिया। ये टूट गया और तोड़ दिया का अंतर पता चलता है। जब हम कहते हैं ग्लास टूट गया और जब हम कहते हैं तुमने तोड़ दिया, जब हम कहते हैं ग्लास गिर गया और जब हम कहते हैं तुमने गिरा दिया। नहीं, पर एक बात बताइए, जैसे हम ग्लास को लेके जा रहे हैं, हम आराम से लेके जा रहे हैं, वो एकदम से गिर गया, चलो वो अचानक से हुआ, लेकिन एक ही पता है बच्चा उछलता कूदता ही उसको लेके आ रहा है और हमने उसको पहले ही बोला है कि भाई ये गिरेगा, तब वो टूटा है, तो तब क्या कहेंगे उसको? उसके एक स्टेप पीछे क्यों नहीं देखते हैं कि बच्चे को उछलने कूदने की आदत है तो कांच के बदले स्टील का ग्लास रख उसके अंदर होगा, चलो स्टील का ग्लास चेंज कर लिया, नालायक और लापरवाह। हम शुरू इसी जगह से करते हैं कि अगला नालायक और लापरवाह है। आपसे कोई इस तरह से शुरू करे तो आपको कैसा लगता? एक बार गिर गया तब तो उसको प्यार से बोलेंगे बेटा कोई नहीं, वो बार बार वही चीजें कर रहा है तब तो उसको डांट लगानी पड़ेगी। मैं तो डांटने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर दो में से एक कारण है अगर बार बार गिर रहा है, या तो वो आपसे नाराज है, ठीक, दो में से एक कारण है, या तो आपसे नाराज है, ठीक, और आप या तो आपसे नाराज है किसी बात से और आपकी नाराजगी का बदला चुका रहा है। एक कारण तो ये हो सकता है,
ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है ना तो हमको एकदम सिंपल बच्चे से पूछने की जरूरत है कि बेटा ये सामान का नुकसान हो रहा है, क्या करना है? देखिए ना, पूछ बच्चा यही है, पूछ लो। बच्चे सर इससे बच्चे का इंटरटेनमेंट होता है सर, ये बच्चे को भाई, अच्छा लगता बच्चा है। गलत होता है। आंसर सर क्या उसे अच्छा लगता होगा? अभी आप 20 बार पूछ के देख लीजिए, 20 बार आप पूछ के देख लीजिए आपस में। अपने लिए हर बार ये कहते हैं कि गलती से गिर गया, टूट गया। अगले के लिए जब हम कहते हैं ना तो गिरा दिया और तोड़ दिया, इसी से शुरू कर, इसी से शुरू कर। आपको जैसे लगता है ना कि अगला नालायक में ऐसा 20 बार कर रहा है, कभी रुक के अगले से पूछिए, उसके पास भी एक लंबी लिस्ट होगी आपके लिए, जहां वो बता देगा कि आप क्या क्या ठीक नहीं कर रहे हैं और आपको कहां कहां सुधार करने की जरूरत है। नालायक बताने से बच्चा आगे सीख ले रहा है क्या? बल्कि उसका रिएक्शन अगर बढ़ेगा ना तो 10 उपाय ढूंढेगा वापस आपको भी तंग करने की। अगर उसका रिएक्शन गुस्सा और परेशानी बढ़ रहा है ना, लौट के 10 उपाय वो ढूंढेगा आपको परेशान करने। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों अभी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। कल वाला चोट का दर्द है जी, वो निकले। बच्चे की समस्या का समाधान बच्चे से पूछा जाए, उसके ऊपर थोपा ना जाए कि अगर आप आराम से चलते या आप थोड़ा सा देख के या कांच का गिलास ना उठाते तो सही रहता, या आपने कांच का गिलास लिया और आप गलत तरीके से चले तो सही रहा, तो बच्चा खुद रिप्लाई करे तो शायद वो सही रहता। बात करके देखिए ना, असर पड़ता है कि नहीं, आपको पता चलना शुरू। और सर एक चीज और, मतलब तो ये सेम स्टेटमेंट और कोई भी है ना, कोई बड़ा भी है ना, अगर उससे भी गिरेगा, एक लोग बोले एक बार में, हाँ सर अगर मालूम मुझसे गिरा, मैं कहती मुझसे गिर गया है ना, गिर गया, और कोई और अगर बड़ा भी है उससे भी गिरा है ना, तो कहेंगे उसने गिरा दिया, तो भी आदमी स्टेटमेंट बोल लेता है। बिल्कुल। गिरा। बड़ों के साथ भी देखेंगे तो गिलास गिरता है तो हम कहते हैं गिर गया और टूट गया। आपके हाथ से जब गिरता है ना तो कहते हैं गिरा दिया, तोड़ दिया। ये हो इसलिए रहा है कि अपने लिए जब हम देखते हैं ना तब तो हम ऐसा देखते हैं कि मेरा इरादा नहीं था ग्लास को तोड़ने का, स्लिप हो गया, उससे गिर गया। अगले के हाथ से जब गिरता है ना तो हम उसके इरादे से ही डाउट करने को शुरू करते हैं। इरादे से ही डाउट करने को शुरू करते हैं कि तुम्हारा तो इंटेंशन ही ठीक नहीं था, तुम तो लापरवाह हो, तुम तो नालायक हो। हम ये बात अपने लिए नहीं देखते। अपने लिए गिर जाए ना तो जो दीदी कह रही थी ना, अपने हाथ से अगर गिर जाए ना किसी कुर्सी से टकरा के, तो हम पहले गाली देते हैं कि ये कुर्सी किसने रखा। और दूसरा जब वो कुर्सी से टकरा के गिर जाए तब कहते हैं आंख नहीं था तुमको बगल से गुजरने का। ये तर्क पहचानना जरूरी है कि ये तर्क कैसे चलता है। बात एक ही घट रही है कि सामने कुर्सी रखा था, उससे टकरा के गिर गए। नहीं, अगर हम दूसरे के लिए भी कहते हैं कि पता नहीं किसी ने कुर्सी रखी थी, फिर क्या, तो क्या हम ठीक है इसका मतलब? हम तो एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि दोनों हालत में अपना आँख खोल के चल रहे हैं। अगर हमसे पूछिएगा उपाय तो मैं तो एकदम सिंपल उपाय कह रहा हूँ कि अपना आँख खोल के चल लिया जाए। तो अपने लिए जब कुर्सी से टकराते हैं ना तब हम कहते हैं कि इस नालायक ने कुर्सी रख दी यहाँ, किस नालायक ने कुर्सी रख दी यहाँ। और सर अगर वो गलती से बच्चे ने रख दी तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे तो घर के वैसे, कई घरों में ना बच्चों की आदत ऐसी हो गई है कि हमारे सर बार बार कहते, गणेश पागड़िया जी के पास में रहा, उन्होंने वो कहते बार बार कि ऑफिस में अगर बॉस ने डांट दिया ना तो वो गुस्सा हम घर आके पत्नी पे उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गुस्सा भरा हुआ है तो कहीं तो उतरेगा, तो पत्नी पे उतार लेते हैं। पत्नी क्या करे तो बच्चे को 4 थप्पड़ लगा देता, तुमने होमवर्क ठीक नहीं किया, हल्ला क्यों मचा रहे हो, समय से लौट के नहीं आए, रोज लेट आता होगा। ठीक है, रोज होमवर्क करने में 10 आनाकानी करता होगा, लेकिन आज हम थप्पड़ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं का गुस्सा भर।
अब वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जाके बुढ़िया की टांग तोड़ाएगा और खिलौना फोड़ आएगा। अब उसके बाद वो चेन रुक जाती है, क्योंकि अब खिलौना और बुढ़िया बेचारी क्या करेगी। ये जो चक्र हम चला रहे हैं ना, हमको ये पकड़ना जरूरी है कि ये चक्र हम चलाते रहेंगे या इसको किसी जगह पर रोक के ठीक करने के काम को भी करेंगे। इसको रोकने का एक एग्जाम्पल अब से 35 साल पहले की घटना है। हमारे मामा जी की लड़की की शादी हुई, तो वो गई पहली बार ससुराल में, और वो वहाँ इनको बहनों को तो पता ही होगा, उसने वो पहली बार खाना बनाया। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज़। अच्छा सुनना, मैं बता देता हूँ। हमारी बहन की शादी हुई मामा जी की लड़की की, 35 साल पहले की घटना है जी जी। और वो अपनी ससुराल में गई, वहाँ एक लड़की, एक उनका होता है जो जब रस्म होती है पहली बार खाना बनाती है, तो खाना उसने बनाया तो उसी दिन हमें भी जाना था उनको लेने। तो हम लोग गए, तो उसने बहन ने हमें घटना सुनाई कि मैंने खाना बना के सबसे पहले अपने ससुर को दी, और ससुर ने खाना खा लिया, और उनको भी पता था ससुर को कि हम जाने वाले हैं। तो खाना खाने के बाद उन्होंने बाद में उनसे धीरे से कहा, मतलब उनकी बहू जो हमारी बहन थी, कि बेटा देख लेना सब्जी में नमक नहीं है, नमक डाल देना, मेहमान आएंगे। तो उसने देखा तो सच में नमक नहीं डाला। तो उस घटना का उस घटना के 35 साल बाद गए वो ससुर गुजरे उसके, तब तक भी उसका प्रभाव हमारी बहन के ऊपर इतना था कि उसने कभी अपने ससुर को कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे मतलब उन्हें इस तरीके से कंसीडर करा था, इतने अच्छे तरीके से। तो इन्हीं घटनाओं को जैसे ये है कि तोड़ दिया, तो वो ये भी कह सकते थे तुमने नमक नहीं गिरा इसमें, या तो इतना भी नहीं पता कि तो नमक नहीं गिरा। तो उसने कहा कि खाना खाने के बाद फिर उसने कहा कि बाबा जी आप मुझे बता देते, मैं खाना नमक डाल देता। तो वो किसी गुरु के कुछ ध्यान में रखते थे, तो पहला टुकड़ा उनका तोड़ के डालते थे, रखते थे, मतलब खाली। तो कहा जब मेरे गुरुजी ने मैंने भोग लगा दिया था, खा लिया था, तो फिर मैं तो खा ही लेता, पर आपको मेहमानों के लिए ये बात कि हम दूसरे को कहते हैं कि तुमको खाना बनाने नहीं आता। हम तो शुरू करते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी बेकार थी, 20 साल में तुमको इतना भी नहीं सिखाई कि नमक डालना होता है सब्जी में। फिर संस्कार पर बताना शुरू करते हैं कि कैसा तुम्हारे घर का हो रहा है, ठीक है, कि तुमको इतना भी नहीं। और बहुत जवाब देने वाली हुई ना, तो वो कहेगी कि हमारे घर में तो हम लाड प्यार से पले थे, आपके घर में काम कराते हैं। झगड़ा ऐसे बढ़ता है, झगड़ा जो है ना वो ऐसे बढ़ता है, एक दूसरे को जवाब देने से ना झगड़ा ऐसे बढ़ जाता है। और हमको लगता है हम तो ठीक ही कर रहे हैं, हम तो बड़ा ध्यान दिला रहे थे उसको कि सब्जी में नमक डालना। आप देखिए कि उसको स्नेह के साथ आप ध्यान दिला देते हैं, तब उसका ध्यान आगे ज़्यादा ठीक से बना रहता है, या विरोध करके गुस्सा करके खानदान को 10 गाली दे के आप ध्यान दिलाते हैं, तब वो आपके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है। आप अगर खानदान पर 10 बात सुना दिए, उसको 10 बात सुना दिए ना, तो अगला अवसर की तलाश में रहता है कि कब आपको सुनाने का मौका मिल सके। और छोटा से छोटा भी कुछ मिल गया आपका ना, तो अभी सुनाने वाला है आपको, सुनाने वाला है आपको। हम वो प्रवृत्ति पैदा कर देते हैं अगले के अंदर, इस तरह से सुना करके। ये बात पकड़ना जरूरी है। जी दीदी आप कुछ कहिए। वहाँ मैंने जैसे ससुराल में सब्जी बनाना शुरू किया, तो मेरी सास रोज 3-4 दिन लगातार उन्होंने बोला सब्जी में नमक नहीं मिर्च, नमक नहीं मिर्च। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सडनली गिन के 20 मिर्च डाल दी सब्जी में, बिल्कुल 20 मिर्च डाली मैंने, और उसने ये बोली बहुत बढ़िया सब्जी बनी। अब मैं गिनती की उसमें रोज 20 ही मिर्च डालती हूँ सब्जी में। अब वो ठीक है, अब जब वो बीमार हो गई है, अब वो ये कहती है कि मेरी बिना मिर्च की इतनी काट दिया सब्जी। अब इतनी हंसी आती है ये बात सुन के। मैंने कहा तो वो 20 मिर्च को भी खा रही थी। और अब जब दिक्कत हुई, अच्छा बीच में ये क्या था कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी ज़्यादा मिर्च खाने से। वो ये बोलते थे कि मेरी सब्जी निकाल के बाकी में डाल दो। फिर वो ये बोलती थी कि वो स्वाद नहीं रहता सब्जी में। अपने बेटे से तो उन्होंने कुछ कहना नहीं, मेरे को ही बार बार ये बोलती थी कि नहीं ऐसे नहीं बनानी है, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही बना। तो ऐसे कहाँ मतलब एक रिश्ते को संभालूंगी तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरे को संभालूंगी तो वो बिगड़ रहा है। तो ऐसे में कैसे बैलेंस करूँ अभी? कि दूसरों का गुस्सा हम दूसरी जगह उतार रहे हैं, ये पहचानना जरूरी है।
और पहला जगह तो यही है कि हम भी अगर वैसा कर रहे हैं तो हम उसको ठीक कर सकें। दूसरे का क्या करेंगे उस पर तो हम आते हैं, पर अपनी जगह पर पहले ये पहचानना जरूरी है कि वही रोग वही समस्या हम भी तो नहीं कर रहे हैं दूसरे के लिए। हम सबको एक सिंपल, आऊंगा आपके प्रश्न के उत्तर पर आऊंगा कि क्या करें उनका। हम सबको एक सिंपल होमवर्क देते रहते हैं और अपने घर परिवार के लोगों के लिए इसको जरूर करके देखिएगा कि जिस आदमी से भी आपको लगता हो कि उसके कारण हमको बहुत समस्या हो रही है, वैसे लोगों की नाम नोट कर लीजिए। जिसके कारण भी आपको लगता हो कि घर परिवार में इसके कारण बहुत आफत हो गई है, हमारी जिंदगी नरक हो गई है ना, उसका नाम नोट कर लीजिए और एकदम सिंपल काम करिए कि उसने क्या क्या ठीक नहीं किया है आपके साथ में, वो लिस्ट बनाते चलिए। याद करके सब लिख दीजिए, एक एक चीज लिख डालिए। तुमसे भी करवाएंगे होमवर्क, तुमको भी कह रहे हैं होमवर्क करके लाना है तुमको कि घर में जिनसे भी समस्या लग रही हो ना, उनका नाम लिखिए। क्या क्या आपके लिए ठीक नहीं किए हैं वो सारी लिस्ट लिख डालिए कि ये ठीक नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। हाँ और क्या, एकदम लिखो, शुरू कर दो। जब वो लिस्ट पूरी भर जाए ना, एकदम मन भर के लगे कि सब लिख लिए हैं, तो पेज पलट लीजिए और दूसरे साइड में ये लिखना शुरू करिए कि उसी व्यक्ति ने क्या क्या आपके साथ अच्छा किया। सिंपल लिस्ट कह रहा हूँ ना, ड्यूटी है इसलिए ये जस्टिफिकेशन है, ये आप दे लीजिएगा, बट ड्यूटी होने के बावजूद किया तो है ना, उतने को नोट करते चले जाइए, कुछ नहीं करिए, खाली वो लिस्ट बना लीजिए। करके तो देखिए, करके तो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस पर कल। आज मैं सिर्फ होमवर्क देके छोड़ दे रहा हूँ कि उस अगले आदमी से जिससे आपको समस्या है ना, जो जो समस्या है वो लिस्ट बना के लिख लीजिए कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। जब वो पूरा हो जाए तो पेज पलट के दूसरे साइड में उसने क्या क्या ठीक किया है हमारे लिए, उसको भी नोट करना शुरू, बस और कुछ नहीं करिए। सिंपल ये होमवर्क करके लाइए, कल इस पर बात करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा लिस्ट बना रहा है, इस बच्चे को एक उदाहरण दे देता हूँ। मम्मी ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है, आज मैं पार्टी में जाना चाह रही थी, नहीं जाने दिया, कल ये ड्रेस खरीदना चाह रही थी, नहीं खरीदने दिया, आज ये पसंद का सब्जी चाह रही थी, नहीं बना के दिए, आज लंच में ये चाहते थे, नहीं दिए। जितनी शिकायतें हो सब लिख लीजिए। सर अगर ऐसे करने लग गए तो फिर वो पीछे का पेज ही नहीं बचेगा। बच्चे सोच रहे हैं आपको कैसे पता ये इससे ये तो पता चल गया होगा ना कि बच्चों के पास भी हमारे लिए एक लंबी लिस्ट है। इतना तो कम से कम पता चल गया होगा ना। बेटा वो पेज खत्म हो जाए ना, कोई बात नहीं, दूसरा पेज एक अलग से ले एक कॉपी हम देंगे बेटा, एक कॉपी हम देंगे तुमको। पर हाँ, दूसरे में फिर ये लिस्ट बनाना, जैसे ये हुआ ना कि मम्मी ने आज पसंद की सब्जी नहीं दी, तो दूसरे में ये लिस्ट बनाना कि कितने दिन मम्मी ने हमारी पसंद की सब्जी दी। सब्जी बना दी, लेकिन फिर ये भी बोला कि देखते ही वो जैसे आज सारे घर वाले ये अरे तेरे लिए बनाया। ये जो वाटी कहा ना, ये जो वाटी कहा ना, और ये कह रही है सेम हियर। इसी को हमने पहली जगह से शुरू किया था कि सुविधा के रूप में आप सारा ध्यान रख लीजिए, लेकिन उसके साथ अगर दो बात आपने सुना दिया अगले को ना, तो आपका सब किया कराया बेकार। उसको दोनों हिस्सा लिखना मम्मी ने ये बात हमको जो सुना करके अपमान किया उसको खराब वाले में लिख देना, और मम्मी ने जो हमारी सब्जी पसंद की बना के दी उसको अच्छे वाले में लिख देना। यही तो करोगे। लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप खूब बढ़िया अगले की पसंद की सब्जी बना के दे दीजिए, खूब बढ़िया उसको ड्रेस लेके दे दीजिए, लेकिन 4 बात उसको सुना दीजिए कि तुम्हारे उम्र में तो हमको ये मिलता नहीं था, हमारे समय में तुम पैदा होते तब पता चलता तुमको क्या तकलीफ होती है। 4-5 से ज्यादा मिलेगी
सर ये भी कहता हूँ कि पिटाई ना हो घर में उत्पत्ति पिटाई नहीं होगी यही वही है। बोल ही नहीं रहा है। और ये भी लिखना चाहिए क्योंकि उसकी पसंदीदा नहीं थे फिर भी मेरी ये चीज है, इनका काम है पीटना। चीज है या ये टाइम है या नहीं, मम्मी को प्रॉब्लम है। बच्चे को ये बात समझनी चाहिए कि मम्मी सारा दिन कितनी मेहनत करती है। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, सारे किचन का नाश करती ये क्या है ना, हम बच्चे को तो ये कह के बहला रहे होते हैं कि बच्चा है। हम बड़े भी एक दूसरे को बीसियों बार बहला रहे हैं, वहाँ क्या कहेंगे? हम पति पत्नी में, हम भाई बहन में, ठीक है, हम भाई में भी एक दूसरे को बीसियों जगह पर यही बहलाने का काम कर रहे हैं। अपनी पत्नी को जा रहे पिक्चर देखने आगे कहेंगे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम तो हमको ये पता चलना जरूरी है। ये होमवर्क करके देखिएगा, कल इस पर हम बात करेंगे। और बिना होमवर्क किए आपको समझ में नहीं आएगा, ये करना चाहिए। तो वो लिस्ट बना लेना जो नहीं किया, फिर जो आपकी पसंद का कर दिया उन्होंने ना, उसको भी तो एक लिस्ट में बना के लिख लीजिए, फिर कल हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ नहीं करी, जैसे दो लिस्ट भेजना आपने कि एक लिस्ट अच्छाई की है, जो बुराई वाली चीज़ हमारी निगाह में वो चीज़ बुराई है, लेकिन उनकी निगाह में वो चीज़ सही है। उनके पर्सपेक्टिव से हमें सोचना चाहिए। उस पर तो हम सोचेंगे ही, पर अभी तो कह रहे हैं आप अपनी पर्सपेक्टिव से ही एक बार बना के तो देखिए पहले। जो हमारे लिए अच्छा है उनके लिए क्या होगा? अपनी पर्सपेक्टिव से एक सिंपल काम करिए कि जो अभी पर्सपेक्टिव अपना ही रख लीजिए, और जो ठीक नहीं हुआ आपके साथ उसको नोट करें। बच्चे लिस्ट बना के नाम दिलाएंगे, आपको इनाम दिलाएंगे। और जो अगले ने ठीक किया है ना, उसकी लिस्ट भी साथ में बना के लेगा। फिर देखते हैं हम इस पर बात करके। फिर वही इनाम देने वाली बात, उसका इनाम पे ज्यादा ध्यान रहेगा, उस लिस्ट पे नहीं जाएगा। तो एकदम सिंपल होमवर्क है, इसको सभी करके देखिएगा। अपने घर के जिसके लिए भी करना चाहते हैं, घर परिवार नजदीकी रिश्ते में, एक बार इस होमवर्क को करके देखिए, किए बिना पता नहीं चलेगा। इसी तरह से दूसरे के लिए जब लिस्ट बनाने जाएंगे ना, तो उसने क्या क्या हमारे साथ, मतलब मैंने क्या क्या उसके साथ अच्छा किया, वो लिस्ट बना लीजिए। मैंने आपके साथ क्या क्या अच्छा किया, वो लिस्ट बना लीजिए। और क्या क्या मैं ठीक नहीं कर पाया, वो लिस्ट भी बना लीजिए साथ में। ये चारों लिस्ट बना के देखिए कि अगले ने क्या क्या हमारे साथ ठीक किया, उसकी लिस्ट बनाइए। क्या क्या ठीक नहीं किया, उसकी लिस्ट बनाइए। और मैंने उसके साथ क्या ठीक किया और क्या ठीक नहीं किया, दोनों लिस्ट बना लीजिए। जस्टिफिकेशन मत लाइएगा कि इस कारण से हम नहीं कर पाए, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो हम लाएंगे तो अगला भी लाएगा। हमारे पास अपनी कमियों का है, एक ही कमियों वाला मुर्दा गड़ा नहीं है, उसको तो हम उठा के रखे हुए ही हैं। और उसका पहचान दिखता है कि जिस दिन झगड़ा शुरू होता है वहीं से बात शुरू होती है। वो मुर्दा गड़ा नहीं है अभी, बल्कि दूसरा मुर्दा हम गाड़ दिए हैं, अगले की अच्छाई वाला। उसको तो गाड़ दिए हैं, दफन कर दिए हैं 100 फीट नीचे, और दूसरे की जो कमी वाला हिस्सा है ना, उसको तो याद करके रखे हुए हैं, बिल्कुल जुबान पे है। जी मौका तो दीजिए आप एक मौका दीजिए बस, कोई गलती करके देखिए हम कैसे सुनाना शुरू कर देते हैं। आप एक मौका भर चाहिए, माचिस भर आप लगाइए, फिर देखिए हम कैसे गिनती शुरू कर देते हैं। आप वो मुर्दा तो गड़ा नहीं है, वो मुर्दा तो घूम रहा है बाहर, बड़े अच्छे से एकदम लेटा हुआ है मौके की तलाश में कि एक मौका प्लीज, और वो शुरू हो जाएगी लिस्ट। तो ये लिस्ट बना के देखना अपने लिए जरूरी है। उसको देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज हमको अपने बारे में भी पता चलेगी और अगले के बारे में भी पता चलेगी। कल इस लिस्ट पर हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए मैं इस चर्चा को यहाँ पे रोक के, ये जो दूसरी बात थी ना कि अगला जब ध्यान दिलाता है या क्रोध से कुछ कहता है, विरोध से कुछ कहता है, गुस्से से कुछ कहता है, तो क्या करें,
ताकि हम अप्रभावित रह सकें। उसके थोड़े उपाय बता देता हूँ। जो 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, उसमें सोचना शुरू करिएगा उस पर धीरे धीरे। कल और परसों उसका विस्तार करें। अपने लिए एक बार रुक के देखिए। अपना अध्ययन जितना करेंगे ना उतना दूसरे के बारे में भी ठीक से पता चलेगा। अपने लिए एक बार रुक के देखिए कि जब कभी आपके अंदर अपमान आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, आप आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? परेशान होते हैं। उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। अपने लिए ये बात अगर हमको दिखाई देती है कि एक क्षण के लिए भी अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, वो हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारी पीड़ा का कारण है। दूसरे को उसका पता तो तब चलता है जब हम बाहर जाकर के कुछ बोल देते हैं। दूसरे को तो हमारे अपमान का, विरोध का, क्रोध का पता तब चलता है जब हम बाहर कुछ बोल देते हैं। लेकिन हम बाहर नहीं भी बोले हों, 2 घंटे तक वो हमारे अंदर ही चल रहा हो, हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? ये दिखना जरूरी है। एक बार अगर अपने लिए ये बात दिखाई देती है ना, तो दूसरे के लिए भी इस बात को देखा जा सकता है कि जब आप अपमान करते हुए, विरोध करते हुए, क्रोध करते हुए, घृणा से, ईर्ष्या से हमारी तरफ आते हैं, हमको अप्रोच करते हैं, तो हमको पहली चीज ये दिखाई देती है कि आपने अपने अंदर आग लगा लिया है और आप उसमें जल रहे हैं। आपकी दुख, आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी हमको सबसे पहले दिखाई देती है कि आपने अपने अंदर आग लगा लिया है और आप उसमें जल रहे हैं। मैं सबसे एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आपके आगे वाली स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप ब्रेक मारेंगे कि आप भी जाके धक्का मारेंगे? ब्रेक मारेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी स्कूटी नहीं तुड़वानी, अपना हाथ पैर नहीं तुड़वाना। नहीं, अगर मान लीजिए आप बढ़िया एकदम प्रॉपर साइड से अपने लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं 180 में, आगे से एक दूसरी गाड़ी रॉन्ग साइड से आए, जिस कारण से भी आ रहा हो, ड्राइवर शराब पी लिया हो कि उसको नींद आ गई हो, ठीक है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा हो और आपसे टकराने वाला हो, आप अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करेंगे कि आप कहेंगे हम तो ठीक लेन में हटना है तो तू हट, हम तो धक्का मारेंगे? बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं तुड़वानी, अपना हाथ पैर नहीं तुड़वाना। जो बात ये शारीरिक एक्सीडेंट के संदर्भ में दिखाई देती है, स्कूटी के एक्सीडेंट के संदर्भ में दिखाई देती है, यही बात धीरे धीरे मानसिक स्तर पर भी दिखाई देने की जरूरत है कि अपमान, क्रोध, विरोध और घृणा के साथ हमको अप्रोच करता हुआ व्यक्ति, हमारी तरफ आता हुआ व्यक्ति अपना मानसिक एक्सीडेंट कर रहा है। वो उसमें दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, अपने अंदर एक आग लगा है। इस दृष्टि से जब आप उसको देख पाएंगे ना, तो आपका आग में कूदने का मन होगा या हर संभव प्रयास करके बचने का मन होगा? इतना सिंपल अप्रोच है पहला। अभी और भी अप्रोच बता दूंगा इसके बाद, बट पहला एकदम सिंपल अप्रोच है कि अपमान, विरोध, क्रोध और घृणा से हमारी तरफ आते हुए व्यक्ति के लिए ये देख पाने की जरूरत है कि वो अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है, मानसिक रूप से अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है और उसमें वो दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, अपने अंदर आग लगा करके अब हमारी ओर आ रहा है। अब हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम भी उस आग में लिपट के मर जाएं कि तुम जल रहे हो हम भी साथ में जल जाएं, या हम अपनी सुरक्षा करेंगे और उसको भी बुझाने में सहयोग करने का काम करेंगे। अपनी सुरक्षा करेंगे। बच्चे को भी समझ में आता है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 में, 11 साल की उम्र होगी लगभग। 6वीं के बच्चे को भी ये बात समझ में आता है, हम बड़ों को नहीं समझ में आती है। यही प्रॉब्लम है कि ये दिखना जरूरी है कि जैसा अगर आपको कोरोना हो रखा है और हम आपको सहयोग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा पहले करेंगे या कूद पड़ेंगे आपके साथ?
आप आग में जल रहे हैं तो हम फायर प्रूफ जैकेट पहनेंगे या हम भी आपके साथ कूद के जल मरेंगे? फायर प्रूफ जैकेट। तो ये दिखना जरूरी है कि अगला व्यक्ति जब हमको अपमान, क्रोध, विरोध और घृणा के साथ हमारी तरफ आता हुआ दिखता है, हमको अप्रोच करता हुआ दिखता है, तो पहली चीज ये दिखने की जरूरत है कि उसने अपना मेंटल एक्सीडेंट कर लिया, उसने मानसिक दुर्घटना कर लिया है, अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है, उसमें दुखी और परेशान है। उस दुख और परेशानी के साथ अब हमारी तरफ आ रहा है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम भी उसमें कूदें या हम सुरक्षित रहने का काम करें। अगला जब तक हमको उस पीड़ा और परेशानी के साथ नहीं दिखता है तब तक हमको भी गुस्सा आने की बहुत संभावना है। अगर अगला की पीड़ा और परेशानी हमको नहीं दिखती है ना, तब तक ये संभव है कि हम भी गुस्से में कूद जाएं। जैसे ही हमको अगला पीड़ा में दिखाई देना शुरू होता है, क्रोध के साथ, विरोध के साथ, अपमान के साथ, वो पीड़ा में दिखना शुरू होता है, उसका दुख दिखना शुरू होता है, उसने अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है ये दिखना शुरू होता है, वो गड्ढे में गिर गया है ये दिखना शुरू होता है। हमारा स्वाभाविक मन रुकने का होगा कि उस गड्ढे में कूदने का होगा? ये बात देखते हैं। इस देखने के अप्रोच को बदलने भर की जरूरत है। और मैं कोई झूठी कल्पना करने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अपने अंदर 200 बार इस बात को पलट के देखिए कि एक क्षण के लिए भी आपके अंदर अपमान आता है, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर क्रोध आता है, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर विरोध आता है, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर ईर्ष्या आती है, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर घृणा आती है। आप आराम में रहते हैं कि परेशान? ये देखना जरूरी है। जितना जितना अपने को देखेंगे ना, उतना उतना दूसरे मनुष्य के बारे में भी ये निष्कर्ष बहुत आसानी से निकल पाता है कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या के साथ हमारी तरफ आता हुआ व्यक्ति वस्तुतः अपने अंदर आग लगा करके दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, जल रहा है और फिर मेरी तरफ आता है। अगले की उस दुख, उस परेशानी, उस पीड़ा को देखने के बाद ना क्रोध की संभावना खत्म हो जाती है, करुणा उभर सकती है, दया उभर सकती है, क्रोध खत्म हो जाता है। सर इस चीज को ऐसे जैसे मानो रोड पे जा रहे हैं, अगर हम वहाँ देखते हैं किसी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और उसके ब्लड आ रहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति बड़ी दया का भाव आएगा। वो हम साफ देख पा रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ऐसे छोड़ करके चलो अब वही सेम चीज मानसिक वो दुखी है वो भी देख पाए। बहुत ज्यादा बड़ी बात। एग्जैक्टली जो शारीरिक में हम ये देख ले रहे हैं ना, वही चीज मानसिक जगह पर भी देखने की जरूरत है कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत के साथ हमारी तरफ आता हुआ व्यक्ति अपने अंदर आग लगा लिया है, अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है, अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है और वो उससे दुखी और परेशान है। ये दिखना जरूरी है। लेकिन ये कहावत ये भी है कि लातों में भूत बातों से हमारे लिए भी अगला वही मानता है, इतना याद रखने की जरूरत है। ये जो हम कह रहे हैं ना, लाखों के भूत बातों से नहीं मानते, दो बात उसमें समझने की जरूरत है। एक ये कि अगला भी हमारे लिए यही मानता है कि ये तो लात वाले ही हैं, इनको तो बात से कह के थक गए। दूसरा, अगर लातों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही हो तो कर लीजिए, हम मना तो नहीं कर रहे। हम तो तब बात शुरू कर रहे हैं कि अगर लातों से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही हो तो कैसे सॉल्व कर सकते। आज के दिन ट्राई करके देखिए ना, आपके घर का बच्चा, आपकी अपनी पत्नी, आपका अपना पति, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई बहन एक भी लात से मान जाए तो हमको भी बता दीजिएगा कि हम भी तरीका अप्लाई करेंगे। तो अनाड़ी बनेगी बात। हम भी ट्राई कर लेंगे जी, इसमें क्या बुरा है? क्यों जी, लात से मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं बता रहा, करके देखिए ना किसी के साथ। हम बातें तो बहुत दूसरे के लिए कर लेते हैं, सबको लगता है कि दूसरे लात से ही ठीक होंगे। आँख खोल के देखा तो जाए कि 50 साल 60 साल की जिंदगी में कितने लोगों को लात से ठीक कर दिया हमने। ये हिसाब लगाना तो शुरू किया जाए। जिन्होंने करा उनका हंस हम बहुत बार तो ये दिखाई देगा कि दूसरे लोग भी हमको लात मार मार के ठीक करने में लगे हुए होंगे।
टाइम भी जल्दी हो जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं। टाइम भी जल्दी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है। देखिए, अगर आप लात मार के किसी को दबा रहे हैं ना, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जितनी देर आपकी ताकत है उतनी देर दबा रहे हैं। जिस दिन उसको मौका मिलेगा ना, ब्याज सहित हिसाब चुकाएगा आपके साथ, ये पक्का है। इंटरेस्ट भी नहीं छोड़ेगा वो, इंटरेस्ट सहित चुकाएगा, इंटरेस्ट सहित चुकाएगा। हम तो ऐसे ऐसे लड़कों को देखे, रोज 2 केस मिलते रहते जी, कि माँ बाप ने मार पीट करके उसको पढ़ा दिया ना। अभी तो रिसेंट केस साउथ का है, सप्ताह भर भी नहीं हुआ होगा, हम पिछला वर्कशॉप ले रहे थे, वही सुना रहे कि किसी बच्चे का वो सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, एडमिशन का भी सब हो गया, वो भी एम्स गोरखपुर में, उसके बाद उसने सुसाइड कर दिया। अभी 17 दिन पहले का न्यूज़ है। 17 दिन में जयपुर में वर्कशॉप ले रहा था, तो फिर उनको पार्टिसिपेंट की सुना रहे थे। एम्स गोरखपुर में एडमिशन होने के बावजूद उस बच्चे ने सुसाइड कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई माँ बाप जबरदस्ती वहाँ पढ़वाना चाहते और उसका मन नहीं। तो बदला लेने का तरीका सबके पास है, सबके पास। हमारे यहाँ IIT में एक लड़का था, मैं 10 साल पहले का बता रहा हूँ, ऐसे ही माँ बाप ने उसको IIT भेज दिया, पहुँच भी गया वो। 6 महीने के बाद जो एग्जाम होता है ना, वो सारी कॉपी ब्लैंक जमा करके आ, 0 नंबर आए, फेल हो गया, टर्मिनेट हो गया। लखनऊ का लड़का था ये, टर्मिनेट हो गया। उसके पेरेंट्स ने हम लोगों को अप्रोच किया, जानते थे तो कहीं से परिचय निकल गया, तो हमने वापस उसका रीएडमिशन का एक प्रोसेस होता है, पता नहीं था हम लोगों को कि ये सारा मुद्दा है। हमको लगा यार एग्जाम में नंबर कम आए होंगे, इस कारण से हो गया है, तो उसको रीइंस्टेट कराने का एक प्रोसेस होता है, फिर से एडमिशन करा। उसको पढ़ने लिखने के जो उपाय करवाने थे वो सब करवा दिए, कि प्रॉब्लम होते हैं यहाँ करिए। अगली बार जब फिर वो फेल होकर वापस आया, तो हम लोगों को डाउट हुआ कि कुछ तो मामला इसका गड़बड़ है। IIT में फेल होना भी इतना आसान काम नहीं है, खास करके जब इतने सारे सपोर्ट दे रखे हैं। लौट के पता चला कि निर्णय पूर्वक उसने पूरा 0 करके लाया है, क्योंकि माँ बाप से उसको बदला लेना है कि आप हमको जबरदस्ती IIT भेज दिए हैं तो भेज दीजिए, हम आपको हिसाब चुका के दिखा देंगे कि वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। और छोड़ दिया, फिर बाहर निकल गया। फिर उसको जो करना होगा आपने किया होगा, मैं तो बाद में ट्रैक नहीं रखा कि क्या स्थिति रही। बट ये समझना जरूरी है कि दबाव से और भय से अगर हम गर्दन दबा के किसी का कुछ कराना चाहेंगे तो अवसर ढूंढता है, अवसर ढूंढता है। और जिस दिन उसको अवसर मिल जाएगा, पति हो कि पत्नी हो, बाप हो कि बेटा हो, ब्याज सहित हिसाब चुकने वाला है, ये पहचानना जरूरी है, ये पहचानना जरूरी है। हमारे वो है, हाँ हो गया भैया, बस 2 मिनट में ये कहानी सुना के देख कर देता। अक्सर क्या होता है ना कि पति पढ़ा लिखा हो, उदाहरण के लिए मैं कहानी बता रहा हूँ और रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कि पति पढ़ा लिखा हो, पत्नी नहीं पढ़ी लिखी हो ना, तो घर में आके 10 बार हम सुनाते रहते हैं, तुम्हारा ये ठीक नहीं, तुम्हारा वो ठीक नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि हम विद्वान हैं, अगला कुछ नहीं आता है। हमको लगता है हम तो ठीक ही बात कह रहे हैं। ऐसा अगर सुना रहे होते हैं ना, तो एक दिन जब बच्चे का रिजल्ट आया ना, तो पत्नी वेट कर रही थी पति के ऑफिस से आने का। शाम को जैसे ही 5 बजे लौट के आए, उसने पूछा बेटा एग्जाम के रिजल्ट आ गए, पापा को बताओगे नहीं? उसने कहा हाँ बताएंगे। फिर जोर से पूछी कि ये बताओ कि बेटा हिंदी में कितने नंबर आए? कुछ बताया 95। कहा गणित में कितने नंबर आए? तो 82 बता दिए। उसके बाद पूछा अच्छा ये बताओ कि हिंदी कौन पढ़ाता तुमको? तो मम्मी। गणित कौन पढ़ाते? तो पापा। तो उसने तय कर दिया कि भले तुम हमको बेवकूफ कहो, लेकिन हो तो बेवकूफ तुम हो तो बेवकूफ तुम। ये जो दूसरे को अपमानजनक ढंग से हम कहते रहते हैं ना, तो अगला बदला चुकाने के 20 तरीके ढूंढ ही लेता। हम लौट के 2:30 बजे मिलते हैं।